नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो आपका कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है 21 वाली, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ही हमारा 9वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 8 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों मैं यह जहाँ तक मेरा मानना है कि आप ये वीडियो सीरीज को फॉलो करने से पहले 57 वीडियो सीरीज फॉलो जरूर कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 57 वीडियो का जो सीरीज मैं कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर दिया हूं कि आप जनरल कंपटीशन के एग्जाम में चाहे किसी चीज का भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस लाता है और अधिकांश क्वेश्चन यहां से जो है आपका कवर हो जाएगा लगभग 50 से 60%। और ये सब जो सीरीज है ये आपका रैंक वाला क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जो मैं 57 में कराया है। अब जनरली इस सीरीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी एग्जाम देना है अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ संबंधित जानकारी चाहिए तो ये जो आप मोबाइल नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप से मैसेज करना है, आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए पहला प्रश्न जो है, आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की क्वालिफायर मैच में वेस्ट इंडीज को किस टीम ने हराया, जिस कारण वेस्ट इंडीज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज जैसे धाकड़ टीम जो कभी वर्ल्ड कप का जो है इकलौता एकाधिकार रखता था वर्ल्ड कप के ऊपर, जो आज इस बार जो करंट वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें आपको वेस्ट इंडीज टीम नजर नहीं आ रहे होंगे। तो इनको जो हराया, ये कौन से देश हराया जहां से जो है इसका एंट्री का रास्ता बंद हो गया? तो ये स्कॉटलैंड से हार के जो है बाहर की रास्ता स्कॉटलैंड ने इसे दिखाया था। तो ये क्वेश्चन आपके टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे आने वाले समय में, देख लीजिएगा कहीं ना कहीं छप जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई। वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान उस समय कौन थे? साई होप अभी भी है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज आईसीसी वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 इवेंट के विजेता है। आप जानते हैं कि पुरुष वाला आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। तो 1975 और 1979 ये दोनों बार जो है लगातार वेस्ट इंडीज ही जीत लिया था। उस समय क्लाइव लाइट वगैरह वेस्ट इंडीज में धाकड़ खिलाड़ी हुआ करते थे। तो 2 इवेंट के विजेता इस बार आपको नहीं दिखेंगे। तो किसके कारण नहीं दिखेंगे? तो स्कॉटलैंड से जो है शुरुआती जो आपका क्वालिफाइंग मैच है उसमें हार गया था और रास्ता जो है बंद हो गए थे। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रथम बार जब आईसीसी वर्ल्ड कप के विजेता 1983 में भारत बने थे, तो उस समय भी फाइनल में कौन पहुंचा था? तो वेस्ट इंडीज टीम ही पहुंचा था। चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि 1983 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, लॉर्ड्स के मैदान में, है ना, लंदन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 जो आगामी इवेंट होगा, चूंकि 2023 तो अभी आपका हो रहा है इंडिया में और आप लोग इसी में व्यस्त होंगे, व्यस्त नहीं रहिए, एग्जाम पे ध्यान दीजिए। तो 2027 में जो है ये आपका जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, ये तीनों जगह पे जो है संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। और उससे भी आगामी इवेंट की जो है वेन्यू तय कर लिया गया है, यानी 2027 के बाद आपका 2031 में होगा। तो 2031 में जो आपका होगा ये भारत और बांग्लादेश में ही होगा वर्ल्ड कप, है ना। तो ये जो है 2023 में भारत, उसके अलावा 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, 2031 में भारत और बांग्लादेश। तो ये तीनों आगामी इवेंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 जो T20 वाला महिलाओं का वर्ल्ड कप होता है, ये अगले साल यानी 2024 में बांग्लादेश में होगी। ध्यान रखिएगा, ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में करंट सेक्शन से आएंगे। इसके अलावा महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था। तो ये आपका 1973 में हुआ था। यहीं पर ही आपने पुरुष वर्ल्ड कप देखा तो 1975 में हुआ था। जो पुरुष वाला वर्ल्ड कप T20 वाला है ये 2007 में हुआ था। जो महिला वाला T20 है ये 2009 में हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था। तो ये सभी के सभी बात आपको जरूर ध्यान रखना है, जिनके जो मतलब शुरुआती इवेंट कब कब हुआ था। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो पुरुष वाला वर्ल्ड कप है 1975, जो महिला वाला वर्ल्ड कप है 1973, जो पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप है 2007 और जो महिला वाला T20 वर्ल्ड कप है 2009। आप देखेंगे कि महिला वाला 1973-75 2 साल का डिफरेंस, पुरुष वाला 2007 और महिला वाला 2009 T20 फॉर्मेट, यहाँ भी 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है। 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और पहला विजेता पाकिस्तान बना था। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? तो भारत है ना। भारत विजेता बना और उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। होस्ट कंट्री कौन था? साउथ अफ्रीका था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये पहला इवेंट था, यहां से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, अभी पुराना नहीं हुआ ज्यादा। ठीक है। इसके अलावा गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? ठीक है।
तो मोहम्मद गजनी के जो समकालीन थे चोल शासक, ये थे आपके राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक हैं ये मोहम्मद गजनी के समकालीन थे, ठीक है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय आपसे पूछा जाता है कि सल्तनत कालीन शासक कौन थे, या दिल्ली सल्तनत पे किस शासक का शासन था? तो आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। कौन किए थे? हरिहर और उकरे भाई, मतलब बुक्का, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई मिलके किए थे आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। और उस समय सल्तनत पे जो है गुलाम वंश के शासक तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा चोल शासक राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता है? गंगोई कोंडा कहा जाता है या गंगोई कोंड कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसे VVI करके रखेंगे दिल्ली पुलिस के लिहाज से, है ना। इसके अलावा चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय, मैंने कल भी इस पे चर्चा किया था। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र था। देखिए अब आजकल एग्जामिनर तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछने लगा है हिस्ट्री वाले सेक्शन से, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा करील लगा के चलना है कि कौन से वंश के बाद कौन आया, किसको हरा के कौन आया, कौन किसका बेटा पोता था, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो राजेंद्र प्रथम है ये राजराज प्रथम का पुत्र है। राजराज प्रथम अपने आप में फेमस है क्योंकि तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है, ये कई बार चोल वंश से सबसे अधिक पूछे जाने वाली क्वेश्चन यही है कि जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। और राजराज प्रथम के पुत्र कौन हो गए? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम के शासन जो शुरुआत हुआ था, है ना, ये कब हुआ था? 1014 ईस्वी में, ठीक है। और राजेंद्र प्रथम के काल को चोल काल के अंदर स्वर्ण काल माना गया। जैसे आपने मुगल काल का स्वर्ण काल जो है अकबर के काल को कह देते हो, गुप्त काल को जो है भारतीय जो समाज है उनमें स्वर्ण काल माना गया है, गुप्त काल के शासन अवधि को, है ना। तो इस प्रकार से जो है चोल काल के अंदर भी स्वर्ण काल किसके शासन अवधि को माना गया है? तो राजेंद्र प्रथम की अवधि को, ठीक है। इसके अलावा कोलोतुंग चोल एक आदमी का नाम है जो कलिंग पर अधिकार किया था। कलिंग मतलब ओडिशा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा ओजोन संरक्षण दिवस 2023 की थीम क्या थी? देखिए ओजोन संरक्षण दिवस 2023 की थीम अभी अभी हमने मनाया है 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में जो है हम मनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन जो है हमें अल्ट्रावायलेट रेज यूवी किरण से प्रोटेक्शन देती है। अगर ओजोन परत न रहे तो ये पृथ्वी पर लगभग कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ जल जाएगा अगर सूरज की प्रकाश पूरी तरीके से पृथ्वी पे आ जाए तो, ठीक है। तो ये रोकते हैं अल्ट्रावायलेट के रे को और हमें बचाते हैं। तो इसके जो प्रोटेक्शन के लिए हम डे मनाते हैं, ये 16 सितंबर मनाते हैं, ठीक है। तो इस बार जो 2023 की थीम है ये क्या रखा गया था? फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, करंट सेक्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। इसके अलावा प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो आप भी जानते हैं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की याद दिलाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये जो फैसला है ना, हालांकि ये पहली बैठक नहीं थी ओजोन पे, एक बार 1985 में भी हुआ था, लेकिन जो अंतिम फैसला लिया गया ओजोन वाला बात पे तो ये 1987 हुआ था, जो मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओजोन का सूत्र भी एक एग्जाम में पूछा गया था, है ना, एसएससी के एग्जाम में। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है ना। और इसमें पूछा गया था कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के और किस किस गैस के साथ मिलकर बने होते हैं? तो सिर्फ ऑक्सीजन ही होते हैं। और इसमें कोई दिख रहा है आपको O3 में? कोई और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ऑक्सीजन का ही जो है ये आपका अलग रूप है, O3 होता है ओजोन, ठीक है। इसके अलावा ओजोन परत कहां पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो वायुमंडल के 5 गो लेयर है, इसमें आपके समताप मंडल में जो है आपका ओजोन लेयर स्थित है। जो समताप मंडल की क्रम क्या है भाई? सेकेंड है। नीचे से अगर आप पढ़ेंगे तो समताप मंडल सेकेंड में आएगा। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इस प्रकार से हमें 5 लेयर है वायुमंडल की। तो समताप मंडल में आपको क्या मिलेगा? ओजोन की लेयर मिलेगी। इसके अलावा पर्यावरण दिवस 2023 का थीम भी लगे हाथ याद रखिए। तो इसका थीम था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आप 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किस चट्टानों का निर्माण लिथिफिकेशन द्वारा होता है? ठीक है, तो अवसादी चट्टान का निर्माण जो है ये लिथिफिकेशन के फलस्वरूप होती है। अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इस प्रकार की चट्टान के नाम आपने सुना होगा, ठीक है। मैग्मा और लावा के जमने से जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इसे ध्यान रखेंगे। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता
होता है मैग्मा और लावा के जमने से। अब ये मैग्मा और लावा ये क्या है भाई, तो ये जब पृथ्वी के ज्वालामुखी क्रिया होती है, आपने सुना होगा पृथ्वी की ज्वालामुखी क्रिया होती है, उद्गार होती है, ज्वालामुखी फटती है पृथ्वी इससे निकलती है उद्गार। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि देखिए मैग्मा और लावा दोनों एक एक चीज होता है, लेकिन जब तक ये पृथ्वी के अंदर है, जब तक ये पृथ्वी के अंदर है तब तक इसे ही मैग्मा कहा जाता है, जैसे ही ये ऊपर आ जाता है यही लावा कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये जो जम जाता है ना तो ये आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। इसके अलावा पहले से मौजूद चट्टान है ना, पहले से मौजूद हो चट्टान तथा दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है तो ऐसे चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। इसे तृतीय चट्टान भी कहा जाता है, रूपांतरित चट्टान को। तो एक एडिशनल जानकारी यहाँ पे आप रख लीजिएगा कि तृतीय चट्टान किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि रूपांतरित चट्टान को ही तृतीय चट्टान कहा जाता है। अब रूपांतरित चट्टान के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सिस्ट होता है, नीस होता है, मार्बल होता है, क्वार्ट्ज होता है। तो ये सब जो है आपका क्या है भाई, तो ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, ये सब क्या है, ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है ये अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा होला मोहल्ला त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया था और इस बार भी जो है आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो होला मोहल्ला त्योहार है ये आपका सिख धर्म के लोग के द्वारा मनाया जाता है। इसमें नाम ही ऐसा लग रहा है होला, ये होली के समय मनाया जाने वाली त्योहार है और ये सिख धर्म की समझिए होली ही है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पे, तो सिख धर्म के लोग कहाँ ज्यादातर रहते हैं, तो पंजाब हरियाणा में रहते हैं, तो वहां पे मनाए जाते हैं। इस त्योहार में भांगड़ा और आपका गिद्धा नृत्य भी किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसे मैं सही करके दे दूंगा, गिद्धा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक बार आपसे एसएससी ने क्वेश्चन किया था कि पंजाब के किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, तो जो गिद्धा नृत्य है इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। गिद्धा नृत्य में जो है सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इसी प्रकार का मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में होली के जैसा ही एक त्योहार होता है याओसांग फेस्टिवल, ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, इसे मणिपुरिया होली कहा जाता है। इसी त्योहार के अवसर पे यानी याओसांग फेस्टिवल के अवसर पे ही थबल चोंगवा नृत्य किया जाता है, जो आपका एमटीएस, सीएचएसएल और आपका जो अभी सीजीएल हुआ था इन सभी एग्जाम में ये थबल चोंगवा नृत्य पूछा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आगे भी आ जाए। तो ध्यान रखेंगे याओसांग फेस्टिवल के अवसर पे मणिपुर में होती है। मणिपुर में एक थांगटा मार्शल आर्ट होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कचे लेमन फेस्टिवल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सभी के सभी मणिपुर में होते हैं भाई। इसके अलावा गोवा में सिमगो होली के जैसा त्योहार है, सिमगो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, ये भी होली के जैसा ही त्योहार है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि सतलज नदी भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है ना, किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। देखिए आप, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों जो है मेजर नदी जिसकी उद्गम भारतीय भूभाग के बाहर होती है, यानी मानसरोवर तिब्बत से होती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से तो एंट्री मारता होगा इंडिया में, चूंकि इंडिया में बहता है तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये जो सतलज नदी है ये किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है या फिर किस राज्य में प्रवेश करती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं पास्ट में और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जो सतलज नदी है ये सिपिकिला दर्रा से जो है भारत में प्रवेश करता है। अब ये सिपिकिला दर्रा कहां पे है, तो ये आपका एचपी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है स्थित है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, चाहे राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, दर्रा पूछेगा तो सिपिकिला, जहां से आपका जो है सतलज नदी इंडिया में एंट्री करता है, चूंकि ये भारत के जो है भारतीय भूभाग के बाहर तिब्बत से जो है ऑरिजिनेट होता है। इसके अलावा सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बता दिया। हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख दर्रा में जो है रोहतांग दर्रा, अब इसे अटल सुरंग नाम दे दिया गया है ना। और एक क्वेश्चन बहुत पुराना है लेकिन आज भी पूछा जाता है कि जो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, व्हीलर द्वीप का नाम बदल गया है, ये उड़ीसा में है। इसके अलावा बारालाचा दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। थांगला दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नीतीमाना ये आपका उत्तराखंड में है। तो ये कुछ दर्रा है जो आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अब देखिए सतलज नदी की एंट्री हो गई तो ब्रह्मपुत्र नदी को एंट्री करवाते हैं इंडिया के अंदर। आप भी अभी मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीनों ही मानसरोवर में जो है ओरिजिनेट होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांगयाप दर्रा के समीप भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सतलज नदी कहां पे आ रहा था, हिमाचल प्रदेश में, और आपका ब्रह्मपुत्र नदी कहां आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है भाई।
ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग कहा जाता है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यानी तिब्बत में, तो तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। दोनों बात ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक भी कहा जाता है। इसी पे माजुली नदी द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके सहायक नदी से काफी क्वेश्चन आते हैं। लोहित, बराक, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, ये सभी के सभी जो है आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी जो है ये आपका कहाँ पे भारत में जो है आपका एंट्री करता है? तो ये लेह के पास एंट्री करता है। कहाँ पे? लेह के पास एंट्री करता है आपका सिंधु नदी। तो इसे भी आपका जो है ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे एंट्री करता है? तो लेह में एंट्री करता है सिंधु नदी, भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है और ये अरब सागर में गिरती है आपका कौन सा? सिंधु नदी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्विसेज टीम को कुल कितने गोल्ड मिले थे? देखिए आपका जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम मेरे ख्याल में 14 तारीख से स्टार्ट है और अभी आपका राष्ट्रीय खेल चल रहा है, तो हमारे हिसाब से 10-15 दिन पहले की क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे इतने ज्यादा मतलब नवीन करंट, लेकिन इससे संबंधित करंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो पिछला राष्ट्रीय खेल हुआ था आपका 36वां राष्ट्रीय खेल है ना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनर उठा सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है, क्योंकि 37वां अभी चल ही रहा है तो अभी तो फैसला भी नहीं हुआ है ना। तो ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसमें सर्विसेज टीम को 61 गोल्ड प्राप्त हुआ था। सर्विसेज टीम जो है आपका विजेता रहा था 61 गोल्ड के साथ। इस खेल का नियम कुछ ऐसा है कि जिसके पास गोल्ड ज्यादा हो वही विजेता होते हैं। चूंकि ओवरऑल अगर पदक देखें तो 140 पदक जीतकर महाराष्ट्र पदक टैली में जो है सबसे ज्यादा पदक जीत लिया था, लेकिन फिर भी ये रनर अप है, ये आपका जो है विजेता नहीं बन पाया। लेकिन 128 पदक में जो है सर्विसेज टीम है आपका विजेता बन गया था, क्योंकि सर्विसेज के पास 61 को गोल्ड था और महाराष्ट्र के पास 39 ही गोल्ड था। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। तो सर्विसेज को विजेता घोषित किया गया था, उपविजेता महाराष्ट्र को, है ना। और ये 36वां राष्ट्रीय खेल कहां हुआ था? गुजरात में। कितने शहरों में? गुजरात के 6 शहरों में करवाए गए थे। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो साबाज था, शेर, है ना। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हो रही है, अभी चल ही रही है। 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल का भी वेन्यू तय हो गया है, तो ये उत्तराखंड में होगी। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर भी तय है, मोगा। अब ये मोगा जो है गोवा का जो राजकीय पशु है वाइसन, है ना, इनके नाम पे मोगा को जो है शुभंकर का नाम मोगा दिया गया है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मोगा नाम दिया गया है जो 37वें राष्ट्रीय खेल चल रहा है। अगर आपको 37वें राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन आता है तो सबसे टॉप पे यही शुभंकर रहेगा, मोगा, क्योंकि शुभंकर पहले ही तय हो जाती है, खेल बाद में होती है। इसके अलावा 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र को टोटल 56 गोल्ड मिला था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 56, 55, 50 इस प्रकार से जो है महाराष्ट्र को मिला था, है ना। तो ये जो 56 गोल्ड है जरूर ध्यान रखें। महाराष्ट्र यहाँ पे विजेता था आपका 5वां जो है खेलो इंडिया यूथ गेम, जो आपके एमपी के 8 शहरों में कराए गए थे, है ना। ये 5वां इवेंट था, पहला इवेंट 2018 दिल्ली में हुआ था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम का। मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम के तीनों फॉर्मेट बता दिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया इंटर गेम। इसके करेंट सेक्शन से और मतलब स्टैटिक पार्ट से, दोनों पार्ट से जो क्वेश्चन को समझा चुके हैं पास्ट वाले क्लास में। इसके अलावा ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? तो ये आपसे एक क्वेश्चन कर रखा है कि ग्लूकोज को, है ना, किस एंजाइम के द्वारा इथिल एल्कोहल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैमेज नाम के जो एंजाइम है ये ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलने का काम कर देता है। अब देखिए यकृत जो है ग्लूकोज और मांसपेशियां भी ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है यकृत के अलावा। अगर आपसे क्वेश्चन कभी एग्जामिनर कर ले कि यकृत तो करता ही है, ये तो आपके कभी कॉमन से कॉमन किताब में मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि यकृत के अलावा ग्लूकोज जो है और कहां पे भंडारित रहते हैं, तो आप कहेंगे मांसपेशियां। अब मांसपेशियां की बात आ गई है तो इसकी जो है नंबर भी पूछ लेते हैं आपसे, है ना, कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। तो देखिए 639 स्टैंडर्ड लिखता है किताब, कहीं कहीं 640 भी आपको मिलेगा। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा जब भी आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो मांसपेशियों की नंबर इतना है। इस प्रकार से क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हड्डी पूछे जाते हैं, है ना, तो 206 होते हैं, नवजात में काफी ज्यादा 300 तक हो सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है पसली आपका 24 होता है यानी 12 जोड़ी, और क्रोमोसोम आपका 46 होता है 23 जोड़ी। ये चारों चीज जरूर याद रखेंगे मानव के रिगार्ड में, है ना। इसके अलावा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ग्लूकोज पे फिर से। तो ग्लूकोज का जो स्टोरेज है ये आपका यकृत में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होगा, साथ ही साथ मैंने कहा कि आपका मांसपेशिया में भी होगा आपका ग्लूकोज का जो है, ये रेस्ट ग्लूकोज है, ठीक है। ये बचा हुआ ग्लूकोज को जो है जमा करता है यकृत और मांसपेशिया। इसके अलावा किसी खिलाड़ी को क्विक ऊर्जा यानी तुरंत ऊर्जा चाहिए तो ये आपको ग्लूकोज लेना चाहिए। जैसे ग्रुप डी के दौड़ने जाते हैं बच्चे तो पहले 4-5 बार जो है ग्लूकोज घोर के पी लेते हैं। इसके अलावा
क्योंकि ये भाई आप छूट है, इसके लिए आपको कोई रोक भी नहीं लगा सकता। इसके अलावा मानव शरीर में ग्लूकोज का निर्माण जो है कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। और ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक होने से होती है, टूटने से होती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आया है और वसा एक होती है, इन दोनों से ही मानव शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से होती है। देखिए वसा से जो है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के 1 ग्राम अगर आप जुड़ाते हैं तो 9 कैलोरी के समथिंग होता है, और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में जो है 4.2 कैलोरी के समथिंग आपके ऊर्जा की जो है प्राप्ति होती है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो भी मीठापन देता है आपके खाने में, कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिएगा मोटे मोटे तौर पे, है ना। तो देखिए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण आपके ग्लूकोज है, ये सबसे विख्यात उदाहरण है जो इजी वे में हम इसे देख सकते हैं। ग्लूकोन डी वगैरह जो बिकता है मेडिकल में, ये ग्लूकोज है ना। तो ये मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का उदाहरण है। इनके अन्य उदाहरण में आएंगे तो आपका फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सब जो है मोनोसैकेराइड में ही आ जाएंगे। ये VVI करके रखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में आते हैं कि निम्न में से कौन से मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा डाइसैकेराइड, डाई मतलब रसायन की भाषा में 2 होता है, मोनो मतलब 1 होता है, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, इस प्रकार से चलता रहता है। हेक्सा मतलब 6 होता है। इस प्रकार से रसायन की भाषा में गिनती होती है। तो यहाँ पे डाई है, डाई मतलब 2 होता है, तो डाई वाला जो कार्बोहाइड्रेट है डाइसैकेराइड वाली, ये आपका सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ETC, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगस्त 2023 में भारत के कौन सा समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंपा गया है। देखिए श्रीलंका को सौंपा गया है निगरानी करने वाला विमान भारत की तरफ से, तो इसका नाम है डोर्नियर 228, है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका को हम आए दिन मदद करते रहते हैं। हालांकि एक बार बढ़ा चढ़ा दिया था विदेशियों ने श्रीलंका को, तो हमारे खिलाफ ही आग उगलने लगा था। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं। तो अभी हमारा अच्छा रिश्ता है ना। तो डोर्नियर 228 जो है ये आपको श्रीलंका को दिया गया है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम है सिलिनेक्स 2023, और इस बार का जो सिलिनेक्स 2023 है ये कोलंबो में संपन्न हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भी आपके करंट सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी आपने MTS का एग्जाम दिया था, तो जो 1 महीना पहले ही आपका युद्धाभ्यास हुआ था वो भी पूछ लिया था वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा श्रीलंका भारत का पड़ोसी जलीय देश है श्रीलंका भारत का, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। जो ब्रिटिश शासन से 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ था श्रीलंका। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हुआ था। श्रीलंका में कौन सी भाषा, सिंहली भाषा और तमिल भाषा दोनों बोली जाती है, सिंहली ज्यादा, तमिल थोड़ा कम। इसके अलावा श्रीलंका का शास्त्रीय नृत्य भी आपसे पूछा था SSC ने, तो कंडियान है। कौन सा है, कंडियान है। इसके अलावा एलिफेंटा पास, हम्बनटोटा बंदरगाह, जाफना प्रायद्वीप, ये सभी के सभी आपको कहां पे मिलेंगे, श्रीलंका में, है ना, श्रीलंका में मिलेंगे। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच जो आपका डमरू मध्य है, यह है पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी तथा राम सेतु। तो ये सभी के सभी श्रीलंका के रिगार्ड में जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किस अभिलेख में स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय का उल्लेख मिलता है। हुन, या फिर कहीं कहीं से हुरुन भी लिखता है, इस प्रकार से हुरुन, है ना, कहीं कहीं इसके हुन लिखता है, हुन, है ना। तो जैसा तो समझने के लिए, तो हुरुनों पर जो विजय का उल्लेख मिलता है ये आपका भीतरी शिलालेख में मिलता है। स्कंदगुप्त जो हुरुनों पे, है ना, ये आपका विजय प्राप्त किया था, इस प्रकार का जो जानकारी मिलती है यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा भीतरी शिलालेख में, इसके अलावा समुद्रगुप्त को एक क्वेश्चन पूछता है, क्या कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त प्रथम है कॉमन, लेकिन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। प्रसिद्ध यात्री फहियान चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था, ये भी क्वेश्चन आता है। और एक आपका इसी प्रकार से नाम मिलता जुलता हेनसांग है, जो आपका हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो आजकल ट्रेंड में है कि भाई फला राजवंश की जो है राजकीय चिन्ह क्या है, तो गुप्त वंश की राजकीय चिन्ह गरुड़ है, और पुराण की बात करेंगे तो वायु पुराण है। तो दोनों बात ध्यान रखना है। इसके अलावा भूटान के किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है भूटान के साथ, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर रखा है कि भूटान के साथ जो है कौन से भारतीय राज्य की सीमा टच नहीं करती है। तो मणिपुर की सीमा जो है भूटान के साथ टच नहीं करेगी, और भी बहुत सारे राज्य है जो टच नहीं करेगी, क्योंकि भूटान के साथ जो है मात्र 4 राज्य का सीमा टच करता है। ये 4 याद कर लेंगे तो बाद बाकी नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो भूटान के साथ जो 4 राज्य की सीमा टच करती है, ये आपका पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, यही वो 4 राज्य है जो भूटान के साथ जो है टच में है ना। भूटान
भूटान की आधिकारिक भाषा काफ़ी बार आपके एग्जाम में, हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है रिपीट किए गए, जरूर ध्यान रखेंगे। भूटान की आधिकारिक भाषा जोखंगा है या फिर जोंगखा भी इसे कहते हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ममियाना, इस प्रकार से मैंने छोटा सा ट्रिक दिया था इसके लिए। म्यांमार के साथ, म्यांमार के बारे में कल ही जानकारी हो गई थी। आई थिंक मैं जब भी जो क्लास लेता हूँ एक बार सिस्मेटिक वे में है, मैं खत्म करना चाहता हूँ। जैसे भी मैं जितना क्लास मैंने आपको बताया कि इसी के अंदर जो अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके अलावा नेपाल के साथ उत्तराखंड है ना, नेपाल आप ये वाली बेल्ट है, उत्तरी बेल्ट है, नेपाल यहाँ पे है ना, तो नेपाल के साथ आपको बिहार मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा, सिक्किम मिलेगा। इस प्रकार से जो है आपका नेपाल के साथ टच में है भारत के राज्य, ठीक है। इसके अलावा नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? देखिए, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी देश के बाहर अफ्रीका में किए थे 1894 में माना जाता है। हालांकि 1902 में जो है ये ऐसा लगता है कि पूर्णतः सक्रिय हुए, लेकिन माना जाता है आपका 1894। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछेगा तो 1894 उसमें ऑप्शन में है, तो 1894 ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे इंडिया, और कल मैंने बता ही दिया था कि 1893 में गए थे। क्योंकि गांधी युग से आपको जुड़ा रहना बहुत जरूरी है जब तक आप एग्जाम देते हो, क्योंकि 2 नंबर आपको 2 से 4 नंबर फ्री में दे जाते हैं गांधी जी एग्जाम के अंदर, और नोट पे भी गांधी जी है, तो गांधी जी के लिए ही हम पढ़ते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, 1893 में गए थे, बता ही दिए। प्रमुख आंदोलन में बात करते हैं तो 1917 चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का जो है फर्स्ट अफ्रीका से लौटने के बाद सत्याग्रह था। एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया कि जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो उसकी उम्र क्या थी, है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1918 में खेरा सत्याग्रह किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड हो गई थी, है ना, इसी कारण जो है गांधी जी अनशन पे बैठ के इसे बंद कर दिए। हालांकि बहुत सारे नेता नहीं चाहते थे और बंद नहीं भी करना चाहिए था मेरे ख्याल में। इसके अलावा 1930 दांडी मार्च, 1931 गांधी इरविन समझौता तथा सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे 1931 में। देखिए आपका 3 राउंड टेबल होता है, 1930 में होता है, 1931 में होता है और आपका 1932 में होता है। तो जो सेकेंड वाला में है यहाँ से गांधी जी इसमें भाग लिए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, तो 1931 वाला सेकेंड वाला में, और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता भी होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता भी संभाले थे एकमात्र बार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिए थे, डू और डाई का नारा दिए थे। तो ये गांधी जी के कुछ प्रमुख कृत्य हैं इंडिया के अंदर जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा 1932 में गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर के साथ पूना समझौता भी किया था। ये अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी अंबेडकर समझौता को पूना पैक्ट भी कहा जाता है, तो कभी पूना पैक्ट पूछे तो भटकना नहीं है। इसके अलावा गांधी जी की राजनीतिक गुरु जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके अलावा महात्मा की उपाधि कहाँ से प्राप्त किए थे, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी से प्राप्त किए थे। इसके अलावा जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है 1919 में, तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो उनको अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, ये उपाधि लौटा देते हैं क्षुब्ध होके, और रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपका नाइटहुड का उपाधि जो है वापस कर देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव गांधी जी ने ही कहा था, कल ही मैंने बता दिया था। गांधी जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकों में आते हैं तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडियन होम रूल, है ना, होम रूल जो है इंडिया में कब आया था 1916 में, एनी बेसेंट और तिलक, और बिहार में होम रूल कौन चलाया था, मजरूल हक, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, ये सभी के सभी पुस्तक से जो है नाम किनका जुड़ा है, तो गांधी जी का जुड़ा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो आपका यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, जो इनके बारे में जानकारी देती है हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है इस प्रकार की जानकारी, तो ये हमारे भाग 8 में है भैया। भाग 8 में आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिलेगी, और ये कहां से कहां तक आर्टिकल देखेंगे तो 239 से लेकर 242 तक के जो आर्टिकल है ये आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है सुख सुविधा नहीं कह सकते हैं, जानकारी मुहैया कराता है। एक आदमी के लिए सुख सुविधा होता है भाई। इसके अलावा वर्तमान में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 गो पहले था, और जम्मू कश्मीर से जो 2 गो बनता तो 9 गो हो जाता, लेकिन 8 गो क्यों हुआ, तो दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली को जो है मिलाकर एक ही बना दिया गया दमन, तो ये बात भी रखेंगे। तो 7 गो था, 1 गो बढ़ा तो 8 गो हो गया। इसके अलावा
इस 8 की राजधानी जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और कई बार लक्षद्वीप की भाषा वगैरह भी पूछे जाते हैं, ठीक है, दिवेही वगैरह, तो इस प्रकार से जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार से बहुत सारे जो आपके विशेषता है भौगोलिक, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे आपका बैरन द्वीप वगैरह हैं, है ना, स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप, इस प्रकार शहीद द्वीप, ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री किसको, 10 डिग्री किसको, ये सभी क्वेश्चन मैंने 57 वाले सेट में करा दिया है भाई, बेस वहीं से बना दिया है। ये सब तो टॉप वाली क्वेश्चन, मतलब आगे की जो आपका जो जहां पे आप कंफ्यूज हो गए ऐसे क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं 57 वाली सीरीज पूरा का पूरा देखिएगा मेरे भाई, है ना। और जो अगर आप देख लिए और साथ में पीडीएफ ले लिए तो और अच्छा है। मैंने बता ही दिया था कि दिल्ली पुलिस और 57 के पीडीएफ मात्र 40 में ही दोनों ले लीजिए तो अच्छा रहेगा भाई। 40-50 रुपए तो खर्च करके अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है तो मेरे हिसाब से घाटा का सौदा नहीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है, जो 25 भागों में विभक्त है। और 3 भाग कौन कौन से बढ़े हैं मैंने बता ही दिया था। मौलिक कर्तव्य के लिए 4 का ए, 9 का ए जो है आपका नगर पालिका के लिए, और 9 का बी जो है आपका सहकारी समिति के लिए। तो यही 3 वो एडिशनल बढ़ गया, तो इसीलिए 22 से 25 भाग में जो है विभक्त हो गया था। भाग 7 की बात करेंगे तो ये निर्सित है, अब ये लागू नहीं होता है। और मैंने आपको बता दिया था कि ये कैसे लागू मतलब कब इस प्रकार को निश्चित किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है इसे निश्चित कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता। 1 में तो सभी जानते हैं, 9 में क्या है, नागरिकता, जो 5 से 11 के आर्टिकल को कवर करेंगे। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। हर वर्ड में क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से देखिएगा। एकल नागरिकता है कहां से लिया गया भाई, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल मतलब पूरे देश की एक ही नागरिकता है। जैसे मैं बिहार का हूं तो बिहार में कोई अलग से मुझे नागरिकता नहीं दी गई है, मैं इंडिया की नागरिकता है एक ही। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 12 से 35 तक के आर्टिकल को कवर करते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इसको भी कैटेगराइज किया गया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाएंगे आर्टिकल 19 वगैरह। और ये कहां से कहां तक है तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका आर्टिकल 14 से 18 है ये समानता का अधिकार है। इसमें अलग अलग आर्टिकल के अलग अलग मीनिंग है भाई। 14 में जो है समता का अधिकार है, 15 में जाति, धर्म, लिंग, नाम, कलर इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, 16 में अवसरों की समानता, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। इस प्रकार से जो है ये समानता के अधिकार में आ जाएगा, राइट टू इक्वलिटी में आ जाएगी। 19 जो है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें प्रेस से वगैरह की स्वतंत्रता हो जाएगी, सजा आदि के मामले में छूट हो जाएगी, निजता का अधिकार हो जाएगी, है ना। इसके अलावा 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 जो है बलात् श्रम पे रोक है, या फिर जो बंधुआ मजदूर वगैरह होते हैं उससे छूट है। और 24 पे जो है बाल श्रम पे निषेध है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। तो इस प्रकार की बात शोषण के विरुद्ध करता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, इस प्रकार से। इसके अलावा भाग 4 में क्या है, नीति स्वतंत्र डीपीएसपी है। 36 से 51 तक के आर्टिकल देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सभी जानते होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डीपीएसपी का जो है लक्ष्य क्या है, तो राज्य को जो है कल्याणकारी राज्य बनाना या फिर इसे बनाने में मदद करना। इसके अलावा भाग में 5 में क्या है, तो संघ है। ये आर्टिकल 52 से 151 तक देखेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी चीज होगी इसी के बीच में होगी। इसके अलावा जो भाग 6 है यहाँ पे राज्यों को दर्शाया गया है, ये आपके आर्टिकल 152 से 237 देखेंगे। 7 निश्चित हो गया, 8 इस क्वेश्चन का बेस था, 9 ग्राम पंचायत है, 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा जो 11 है ये संघ राज्य संबंध के बारे में जानकारी देता है। और केंद्र राज्य संबंध पे जो है आयोग है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, कौन सा है, सरकारिया आयोग 1983। इसके अलावा 1961 में किसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पे ईस्वी देके आपसे जो है कंफ्यूजन में आपको डाल रहा है एग्जामिनर, ठीक है भाई। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में जो है मेन रूप से नाम जुड़ा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब का, लेकिन इसके ईस्वी कितने होते हैं, 1856 होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम संघ और आपको ईस्वी भी दे दिया 1861। तो इसका आंसर हो जाता है महादेव गोविंद रानाडे साहब। महादेव गोविंद रानाडे साहब जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1961 में करा था। महादेव गोविंद रानाडे साहब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक भी है। साथ ही साथ प्रार्थना समाज के संस्थापक जो मेन आत्माराम पांडुरंग साहब हैं, जो इन्होंने 1876 में मुंबई नहीं बंबई लिखिएगा इसको, क्योंकि उस समय बंबई था तो बंबई में किया था। लेकिन प्रार्थना समाज के संस्थापक में 2 अन्य सदस्य भी शामिल थे जो मेजर सदस्य थे। ये कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे और आपका आरसी भंडारकर साहब। तो इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो बच्चे कई बार आपने देखा होगा कि कमेंट भी ऐसा रहता है कि सर ये ऑप्शन में ही नहीं था, है ना। तो अगर आपने प्रार्थना समाज पूछ लिया है और आपके ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो एकदम 100% महादेव
महादेव गोविंद रानाडे या आरसी भंडारकर साहब भी होंगे। तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने से यही आपको फायदा होगा, है ना। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हुए, जैसा कि मैंने अभी कहा, और 61 से जो है महादेव गोविंद रानाडे साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया, है ना, तो उस समय अंग्रेज कौन थे? गवर्नर। तो डलहौजी थे, जैसा कि आप देख रहे हैं 56 ईस्वी से स्पष्ट है गवर्नर है। लेकिन इस समय सिर्फ अमल में इस प्रकार की बात लाई नहीं गई थी, सिर्फ इस पर विचार विमर्श हो रहा था। लेकिन जब यह लागू हुआ तो उस समय गवर्नर कैनिंग था। तो यहां भी क्लू है, अगर आपसे पूछे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होने के समय गवर्नर तो कैनिंग, और किसके समय प्रस्ताव लाया गया था? तो डलहौजी। दोनों बात ध्यान रखेंगे भाई। इसके अलावा जून 2023 तक भारत के वित्त सचिव कौन है? आपसे पूछ लिया है। देखिए जो मंत्रिमंडल है यहां से भी क्वेश्चन आएंगे और राज्यों के राज्यपाल से भी क्वेश्चन आएंगे। मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मणिपुर में अभी कांड हुआ था कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं, तो वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। जून 2023 तक भारत के वित्त सचिव कौन है ना? तो ये आपका टीवी सोमनाथन है। 21 में ही चार्ज लिए थे, अभी तक बने हुए हैं। वित्त मंत्री को तो सभी जानते हैं, निर्मला सीतारमण को। इसके अलावा वर्तमान में भारत के मान्यवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी साहब है। मान्यवादी भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, आप सभी जानते हैं। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं, कैग, है ना। इससे संबंधित जो आर्टिकल है 148 149 है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कैग से संबंधित आर्टिकल, ठीक है। ये भी कई दफा आपके एग्जाम में पूछते हैं और एसएससी को क्या नहीं मिलता है बाद में, कई बार तो मैंने रिपीट करते देखा है कि आज भी पूछ लिया, 3 दिन के बाद भी पूछ लिया। इसके अलावा वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बताई दिए। वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरम। पिछले साल इन्होंने अपना जो है स्थान लिया था और ये जो है सुब्रमण्यम साहब का जगह लिया था। इसके अलावा आपके सामने जो है ये मंत्रिमंडल का कुछ इमेज है, जहां से आपको कुछ याद रखना है, जिसमें जनजातीय मामले के जो मंत्रालय के मंत्री है जरूर याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा, है ना। इस प्रकार के जो चुने गिने हैं इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये पीयूष गोयल साहब के पास 1 से अधिक मंत्रालय है, जरूर ध्यान रखिए। वाणिज्य एवं उद्योग है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय, ये सभी के सभी पीयूष गोयल साहब के पास है। तो इस सब की बात थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा भैया। इसके अलावा अगला जो हमारा गोवा, जो एक भारत का तटीय राज्य है, पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जब देश आजाद हो गया 1947 में, है ना, तो गोवा को जो है आजाद करने से मना कर दिया कौन? पुर्तगाली। छोड़ा ही नहीं, अपना कब्जा बनाए रखा गोवा पर, है ना। तो बाद में 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया भारत के सेनाओं द्वारा। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था, मेरे ख्याल में इसे ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, है ना। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है गोवा को आजाद करवाया गया था, ठीक है। तो ये जो है तब गोवा 1961 में भारत के जो है हिस्सा बने, क्योंकि उससे पहले पुर्तगाली पे हिस्सा था। तो एक क्वेश्चन आपने स्टैटिक फॉर्म में कई बार देखा होगा कि भारत में सबसे पहले आने तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली, ठीक है भाई। सबसे पहले आया और सबसे बाद में 1961 में पूर्ण रूप से गोवा जो है स्वतंत्र हुआ तब गया, तो सबसे बाद में गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, यही मोटो था समझाने का। तो यहाँ पे देखते हैं गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। गोवा की आधिकारिक भाषा जो है कोंकणी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गोवा के अभी मैंने एक सिंगो फेस्टिवल का जिक्र कर ही दिया था। आजादी के बाद गोवा को पुर्तगाली के चंगुल में रहा था तथा इस ऑपरेशन विजय चलाकर, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ये देखिए, ऑपरेशन विजय चलाकर 1961 में पुर्तगाली के चंगुल से मुक्त कराया गया था। इसके अलावा गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1987 में, और ये 25वां राज्य बना था इंडिया का, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भारतीय राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है और तटीय राज्य में भी सबसे छोटी तटरेखा की लंबाई गोवा की है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे भाई। इसके अलावा गोवा के कुछ प्रमुख आकर्षण में आप आ जाएंगे तो भगवान महावीर अभयारण्य आपको गोवा में मिलेगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है, सलीम अली लद्दाख में भी है। कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपके कोटे गोवा है, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, कोटी गोवा है, ठीक है। तो ये आपका नाम से स्पष्ट है आपका कहाँ पे है, तो ये गोवा में है, ठीक है। सुधार के देंगे पीडीएफ, चिंता न कीजिए। गोवा का जो फेस्टिवल है, सो जो बोडरॉम महोत्सव, तरंग मेल, सिमगो, मड डांस, ये सभी के सभी कहाँ पे होते हैं? गोवा के अंदर त्योहार और आपका नृत्य फॉर्म है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका गोवा में वर्तमान मुख्यमंत्री है, ये कौन है भैया? प्रमोद सावंत जी हैं, और राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हर घर जल वाला ये पहला राज्य बना था गोवा, तो ये बता ही दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो आपका तीर्थ यात्रा दर्शन
ऑप्शन वाला जो योजना है गोवा में ही चलाई जा रही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? इस प्रकार के क्वेश्चन कई दफा आप अटेंड भी किए होंगे एग्जाम के अंदर कि संवैधानिक कौन सा है, गैर संवैधानिक कौन सा है। देखिए यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, पूछा गया है कि कौन सा गैर संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन में आपका अंतर्राज्यीय परिषद दिया है, इसका मतलब गैर संवैधानिक नहीं है, तो इसका मतलब ये संवैधानिक होगा, है ना। तो ये गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है आपका अंतर्राज्यीय परिषद। मोटे मोटे में समझना चाहे तो जिसके लिए आपके संविधान में आर्टिकल अलॉट है या फिर जिसका जिक्र है वो संवैधानिक है, जिसका जिक्र नहीं है वो संवैधानिक नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद को डिफाइन करता है, इसीलिए यह जो है संवैधानिक हो जाएगा। देखिए भारत के कुछ प्रमुख गैर संवैधानिक निकाय, जैसे आपके एग्जाम में आता है योजना आयोग, अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग, तो ये भी गैर संवैधानिक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये भी संवैधानिक नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी आपका, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सभी के सभी गैर संवैधानिक कैडर में आ जाएगा। इसके अलावा भारत के प्रमुख संवैधानिक निकाय की बात करें तो निर्वाचन आयोग, ये सभी जानते हैं, है ना। 324 वाली आर्टिकल 324 से 329 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग किसी भी राज्य में जो आपका सिविल सर्विस के लिए होता है। इसके अलावा वित्त आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, तो आपका संवैधानिक निकाय हो जाएंगे, संवैधानिक बॉडी हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, दोनों बात साथ में। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र राज्य संबंध पर सरकारीय आयोग का गठन 1983 में किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, बता ही दिया। इसके अलावा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी निकालने के लिए जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आराम से सुन लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, काम आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने पिछले अगर 1 साल से बात करें तो यहाँ से कभी 20 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, जीडीपी, जीएनपी, जीएसपी, इस प्रकार से थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं और गलती करके आ जाते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, कई दफा तो फुल फॉर्म ही पूछते हैं, एनएनपी बराबर क्या होता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए? देखिए जीडीपी में विदेश से जो प्राप्त आय होती है उसे हम जोड़ देते हैं तथा मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो ये हमारा एनएनपी का सूत्र है ना। एनएनपी का सूत्र क्या है कि जीडीपी में जो विदेश से प्राप्त आय है, जैसे विदेश से प्राप्त आय मतलब आप विदेश में जाके कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो और इंडिया में भेज रहे हो पैसा, तो ये हो गया आपका विदेश से प्राप्त आय। मान लीजिए सिंपल से उदाहरण, और भी बहुत सारे सोर्स है विदेश से प्राप्त आय का, है ना। तो इसको जोड़ते हैं और मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो हमें क्या निकलता है भाई, तो हमें निकलता है एनएनपी। या फिर इसका दूसरे सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, है ना, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, तो इसे क्या हो जाता है आपका एनएनपी निकल जाता है। ठीक है, अब जीएनपी का सूत्र क्या होता है, मैंने पहले ही आपको एक दिन और बताया था कि जीएनपी का सूत्र जो होता है ये जीडीपी में एक्स को जोड़ते हैं, एम को घटा देते हैं, तो एक्स और एम क्या है जान जाएंगे तो आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो जीएनपी बराबर क्या होता है कि एक्स को जोड़ते हैं, ये एक्स क्या है कि देसी नागरिक जो विदेश में जाके धन कमा रहा है ना, और एम क्या है जो विदेशी नागरिक जो देश में आके, हमारे देश में आके धन कमा रहा है और अपने देश को भेज रहा है, तो उसको घटा देते हैं। ठीक है, इसका मैंने सैम नाम दिया था, इसका मैंने राम नाम दिया था कि राम जो है सऊदी अरब में जाके कमा रहा है तो जीडीपी में जोड़ दो, और सैम जो है उड़ीसा में आके कमा रहा है तो उसको घटा दो, तो क्या निकलेगा जीएनपी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी में विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। इसी प्रकार से जीएनपी का सूत्र आपने देखा, जीडीपी में विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते हैं और विदेशी व्यक्ति द्वारा देश में कमाए गए आय को घटा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनडीपी है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, तो जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटाकर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एमटीएस में पूछा गया था कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाते हैं, तो मूल्य ह्रास को घटाते हैं। एनएनपी को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है और देश के लिए राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से पहले दादा भाई नौरोजी ने आपका जो है राष्ट्रीय आय का गणना किया था। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का जो है एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट, तो ये आपका
मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या होता है, त्वरण का एसआई यूनिट होता है। कुछ एसआई यूनिट आपके सामने है जो आपके मतलब सीधे सीधे जो याद होता है वो तो आप कर ही लिए होंगे, जो नहीं होता है इसको दिखा रहा हूं। रेखीय संवेग ये किलोग्राम गुने मीटर बट्टा सेकेंड है, ठीक है। किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है आपका किसका, रेखीय संवेग का। आवृत्ति का अर्थ होता है, काफी इजी है, आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। जूल का शक्ति का जूल बाय सेकेंड होता है या फिर शक्ति का वाट भी होता है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पृष्ठ तनाव का न्यूटन बट्टा मीटर होता है, गुप्त उष्मा का जूल बट्टा किलोग्राम होता है। तो ये सभी के सभी आपके एसआई मात्रक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और नीचे वाली लाइन में कुछ अलग से लिखे हैं आपके लिए जो आप कंफ्यूजन से बचेंगे। विद्युत विभव को वोल्ट ये आप सभी जानते हैं, प्रकृत्व का हेनरी ये भी जानते होंगे, आवेश का कूलम्ब ये भी जानते होंगे, प्रतिरोध का ओम होता है ये भी जानते होंगे, लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। यहाँ पे सावधानी बरतें कि प्रतिरोध का ओम अलग से लिखिएगा, जब भी आपको प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर आंसर करके आइएगा एसआई यूनिट में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता क्या होती है। मैंने आपको कहा था कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये आपके कीट पतंग इस समुदाय में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके शरीर जो है वेल डेवलप तो नहीं होते हैं, लेकिन शरीर 3 भागों में विभक्त होते हैं, सिर, वक्ष और उदर, ये 3 मेन पार्ट होते हैं इसके जो है आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं। जैसे अब आप पाएंगे तो महत्वपूर्ण प्राणी जो आर्थ्रोपोडा संघ में है, टिड्डा है, मधुमक्खी, झींगा, बिच्छू, मकड़ी, मक्खी, केकड़ा, तिलचट्टा, तितली, यानी कीट पतंग में जो भी आएंगे ये आपका आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। अब यहाँ नीचे में इसी चीज को अलग से क्यों लिखा गया है कि मकड़ी और बिच्छू, इसमें 4 जोड़े पैर हो जाते हैं। जनरली जो है आपके आर्थ्रोपोडा संघ में 3 जोड़ी यानी 3 पैर यानी 6 पैर होते हैं, लेकिन जो मकड़ी और बिच्छू होते हैं इसमें 4 जोड़ी पैर होते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसको अलग से लिखना जरूरी है क्योंकि एक बार सीजीएल ने मगरमच्छ से भी क्वेश्चन पूछा है और एक बार आपका मकड़ी और बिच्छू से भी क्वेश्चन पूछा है, एक बार आपको ऑक्टोपस से भी क्वेश्चन पूछा है कि उसके ब्लड का रंग कैसा होता है ना। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें जो अपवाद टाइप से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो मकड़ी और बिच्छू में 8 गो पैर होता है यानी 4 जोड़ी पैर होता है, ध्यान रखिएगा। आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं इसमें खुली रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। और रक्त ग्रुप का खोज जो है लैंडस्टीनर ने किया था। ये दोनों अलग अलग चीज है, ग्रुप का मतलब AB जो है ये ग्रुप का नाम है, और ये परिसंचरण जो फ्लो होती है उसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। आपके घर में जो नल वगैरह काम करते हैं इतने फोर्स के साथ पानी आता है, जस्ट लाइक आपके शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, ये परिसंचरण होती है। तो ये जो आपका विलियम हार्वे ने किया था ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्सर्जन की क्रिया जो है ये हरित ग्रंथि के द्वारा होती है। किसकी बात हो रही है भाई, आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है। शोषण की क्रिया क्लोम के द्वारा या फिर ट्रैकिया के द्वारा या फिर शरीर के सतह के द्वारा भी होता है, ये डिपेंड करता है कि वो जीव कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रा, जेलीफिश इत्यादि ये सब किस संघ में आएंगे, तो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं। ऐसे प्राणी में परिसंचरण तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। अगर आपसे कल होकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि किस संघ के प्राणी में है ना परिसंचरण तंत्र एवं उत्सर्जन अंग की जो है जनरली अभाव पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रा, जेलीफिश यानी सिलेंट्रेटा संघ। इसके अलावा अधिकांश मत्स्य तथा उभयचर किस संघ में आता है भाई, कोर्टेडा संघ में आता है। कोर्टेडा संघ में अगर आपसे पूछे मछली, एम्बीफियन ये सब किस संघ में आएंगे, तो कोर्टेडा संघ में आएंगे। अब मछली और एम्बीफियन से भी थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मत्स्य वर्ग से एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसा प्राणी होता है, तो असमतापी प्राणी होता है। और कर लीजिएगा, असमतापी प्राणी होता है ना। समतापी क्या होता है, असमतापी क्या होता है पहले बता चुका हूं। ऐसे प्राणी जिसको वायुमंडल के जो है मतलब बढ़ती और घटती टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, वैसे प्राणी को असमतापी प्राणी कहते हैं। और हम लोग जो है समतापी प्राणी हैं। जैसे आप ठंडी में भी जाओगे तो आपके अंदर की जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सी के करीब, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत माइनर डिफरेंस हो लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो असमतापी प्राणी होता है उसको ढालना पड़ता है, ठंडा हो गया तो उसको सेकना पड़ता है, गर्म हो गया तो ठंडा में रहना पड़ता है, ऐसा, ठीक है भाई। इसके अलावा जो मत्स्य वर्ग है इसमें 2 कक्षा वाला हृदय पाया जाता है। इसके जो हार्ट में 2 चेंबर होते हैं, जबकि उभयचर जो होते हैं इसके हार्ट में 3 चेंबर होते हैं। और जो स्तनधारी या फिर पक्षी होते हैं उसके हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ गया है। स्तनधारी में 4 कक्ष वाली हृदय होती है, सरीसृप में 3 कक्ष वाली ही हृदय पाई जाती है, सरीसृप रेप्टिलिया। लेकिन अपवाद है मगरमच्छ, यहाँ से क्वेश्चन आया है। मगरमच्छ में जो है 4 चेंबर वाली हृदय पाई जाती है स्तनधारी के ही जैसा, लेकिन
लेकिन रेप्टिलिया में जनरली 3 चैम्बर वाली ही हार्ट पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक से संबंधित शब्द जो CRR है, SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना, ये सभी के सभी रिजर्व बैंक की कौन सी प्रक्रिया की माध्यम है? कल हो के अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, चूंकि SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी की डिफिनेशन के साथ साथ इसके कम ज्यादा होने से प्रभाव भी बता दिया हूं मेरे भाई। तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि RBI इसे किस रूप में यूज करता है। तो ये इनका साख नियंत्रण का एक मीडियम है, एक जरिया है। देखिए RBI कई सारे काम करते हैं, उसमें एक मेजर काम है साख नियंत्रण करना। ये साख नियंत्रण 2 टाइप से करते हैं RBI, है ना, एक करता है गुणात्मक विधि से, एक परिणात्मक विधि से। तो ये आपने जितने भी ऊपर में एग्जाम्पल लिखा देखा, CRR, SLR, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सभी परिणाम लाते हैं, ये परिणात्मक विधि है भाई, है ना। तो यहाँ पे ये परिणात्मक विधि का उदाहरण है, लेकिन साख नियंत्रण सृजन का आपका जो है मतलब मीडियम है ये सब जो आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर लिखे हुए सभी उदाहरण साख नियंत्रण के परिणात्मक विधियों का उदाहरण देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। RBI के प्रमुख कृत्यों में करेंसी नोटों का निर्गमन, अब अन्य काम के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो करेंसी नोट जो हमारा इंडिया का रुपया है ये करते हैं, छापते हैं। इसके अलावा सरकारी बैंकर का कार्य करते हैं। यह केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल एवं प्रतिनिधियों का क्रय विक्रय करता है। देखिए ट्रेजरी बिल से भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इसी बार कि ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है। ट्रेजरी बिल सिर्फ केंद्र सरकार ही जारी करता है, कहीं लिख दिया होगा ट्रेजरी बिल सिर्फ केंद्र सरकार ही जारी करते हैं, ये राज्य सरकार जारी नहीं करते हैं, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल की जो है आपकी समय अवधि भी पूछी जाती है। तो 13 सप्ताह, है ना, 26 सप्ताह और 26 दूनी की 52 सप्ताह, यानी 13 सप्ताह 91, फिर उसको 2 से गुना करेंगे 182 और फिर 2 से गुना करेंगे 384। 3 प्रकार की जो है डेज इसकी ट्रेजरी बिल की परिपक्वता के लिए इंडिया में रखा गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेजरी बिल क्या होती है? अल्पकालीन वित्तीय घाटा से निपटने के लिए सरकार जो है इसे इस्तेमाल करती है, एक मतलब इससे मदद लेती है। इसके अलावा बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वह रेट होती है जिसपे कमर्शियल बैंक को RBI लोन देती है, ठीक है भाई। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे के हेडक्वार्टर से भी HCM आपका जो दिल्ली पुलिस वगैरह है इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है। देखिए जो हुबली है ये आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, हुबली, दक्षिण साउथ, है ना। इसके अलावा मध्य रेल की मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और वेस्टर्न रेलवे जो है ना, पश्चिमी रेलवे, इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है ना, मुंबई में ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे है। ये चर्च गेट में है वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है, वेस्टर्न का भी मुंबई में है ना। और कोंकण रेलवे का भी मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। तो तीनों मुंबई में है, लेकिन जगह का अलग अलग नाम है। कोंकण रेलवे की बात करेंगे तो CVD बेलापुर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर मध्य रेल प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का, है ना, रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में है। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर पुमरे, है ना। इसके अलावा पूर्वी तटवर्तीय रेलवे भुवनेश्वर। दक्षिण रेलवे चेन्नई। तो ये कुछ रेलवे के जो आपका मतलब हेडक्वार्टर है जोन का, इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा बहुत 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा जी, हर किताब में मिल जाएगा और यहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड कराया हूँ। इसके अलावा अगर आपसे पूछे, चूंकि ये भी प्रायोरिटी रखती है एग्जाम में आने का, चूंकि आप जानते हैं कि एक नया जोन बना है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसकी मुख्यालय आपका विशाखापत्तनम में बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ज्यादा दिन पुराना नहीं है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ से करंट से भी ध्यान रखिएगा कि सबसे बाद में दक्षिण तटीय रेलवे बना है जोन, जो आपका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। वर्तमान में कुल कितने जोन है? तो 19 जोन बताइएगा, जिसमें कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड करके 19 है। अगर आपको ऐसा एग्जामिनर पूछ ले कि कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड न करते हुए, तो 18 बताइएगा, ठीक है। कोलकाता मेट्रो को अगर इंक्लूड कर देंगे, चूंकि ये भी एक जोन है, तो 19 हो जाएगा, और वैसे मेन वाला 18 है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय रेलवे का इतिहास तो बता ही दिया था, गवर्नर वगैरह 1853 वगैरह में, मुंबई से ठाना 34 किलोमीटर, ये सब बता ही दिया था। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत 1972 में सर्वप्रथम कहाँ पे होती है? कोलकाता में होती है। आज देश में कई सारी जगह पे मेट्रो रेल चल रही है, अब उत्तर प्रदेश में भी चलेंगी। इसके अलावा भारतीय रेलवे का विश्व में कौन स्थान है? 4था स्थान। और एशिया में कौन सा? 2रा स्थान। इसके अलावा जो कोंकण रेलवे है, ये 1998 में स्टार्ट हुआ था। देखिए इस पे काम जो है बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, 5-6 साल पहले, लेकिन जो परिचालन शुरू किया ये आपका 1998
98 में, ये रोहा से चलती है। इसके अलावा भारतीय रेल की बड़ी लाइन जो है ब्रॉड गेज, ये आपका 1676 मिलीमीटर mm का होता है, 1.676 मीटर हो जाएगा क्योंकि 1000 mm का 1 मीटर होता है। तो इस प्रकार से, और 1 मीटर गेज होता है, सीधे सीधे 1 मीटर की होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी प्रणाली पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये धुबरी से सादिया को जोड़ती है, ब्रह्मपुत्र नदी में जो है ये आपका स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है, ये गंगा और आपका हुगली नदी तंत्र पर स्थित है। चूंकि हुगली नदी को भी आप गंगा ही कह सकते हैं, बेसिकली गंगा की ही एक धारा है हुगली जो इंडिया में रह जाती है, और गंगा चली जाती है बांग्लादेश में जहां पे इसे पद्मा कहते हैं। तो इस नदी तंत्र पे तो हुगली भी आपके ऑप्शन में हो सकते हैं, या फिर जब भी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पूछा जाएगा तो भागीरथी हुगली भी आपके ऑप्शन में हो सकते हैं, गंगा नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा को आप भागीरथी भी कह सकते हैं क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही गंगा बनती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये नहर प्रणाली पर आधारित है, साउथ में है, नहर पे इसका जो पाथ है जनरली नहर से गुजरती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब बना था? 2016 में बना था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें विधेयक जो है 2015 में लाई गई थी लोकसभा के अंदर, और 2016 में ये नियम बन गया था। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर द मैन हु गेव होप टू इंडियाज डिस्पोस्ट के लेखक कौन है? देखिए लेटेस्ट किताब है जो भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर शशि थरूर जी ने लिखा है। इनका किताब जो है आपके एग्जामिनर पूछता है, पसंद करता है, तो शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा। अंबेडकर साहब के ऊपर एक और पुस्तक इन्होंने पहले ही लिख चुका है 2022 के अंदर, अंबेडकर ए लाइफ, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों अंबेडकर साहब के जो ऊपर किताब है ये कौन लिखे हैं? शशि थरूर साहब लिखे। वेटिंग फॉर वीजा अंबेडकर साहब का किताब है, अंबेडकर जी ने लिखे थे वेटिंग फॉर वीजा, ये भी कई बार आपके एसएससी ने पूछ लिया है। इसके अलावा शशि थरूर की अन्य पुस्तक देखेंगे तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है, इन ग्लोरियस एम्पायर हो जाएगा, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस नहीं है ना, ईरा ऑफ डार्कनेस। इसके अलावा व्हाई आई एम हिंदू है ना, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल ईटीसी, ये सभी जो है शशि थरूर के पुस्तकों में से है। किस प्रकार के वन की विशेषता है कि पेड़ पौधा अधिकांश समय जो है अपने जड़ को पानी में डुबो कर रखते हैं। तो जो मैनग्रोव प्रकार के वन होते हैं उसके जड़ जो है पानी में ही डूबे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैनग्रोव वन आपको कहाँ पाए जाएंगे? जो समुद्री किनारे वाली क्षेत्र है, यहाँ पे जहाँ भी ज्वार भाटा आती है ना, तो ऐसे जगह पे आपको दलदली वाली वन बन जाती है जिसे मैनग्रोव वन कहते हैं। इसे ज्वारीय वन भी कहा जाता है, ज्वार भाटा से आप रिलेट कर सकते हैं इसे। इसके अलावा भारत में सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको मैनग्रोव वन देखने को मिलेगा। मैनग्रोव वन की प्रमुख उत्पाद क्या है भाई? तार है, नारियल है। सुंदरी का वृक्ष अलग से पूछा गया था सीएम के एग्जाम में कि कहाँ पे मिलेगा, तो सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा, है ना। इनडायरेक्टली देखिए तो मैनग्रोव वन में आपको सुंदरी का वन भी मिलता है क्योंकि सुंदरबन डेल्टा ही मैनग्रोव वन है। इसके अलावा भारत की पश्चिमी तट पे आपके किस प्रकार के वन मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। ये क्या होती है मैंने बता ही दिया था कि इस प्रकार की वन में पेड़ पौधे एक जैसे कृत्य को एक समय में नहीं अपनाते हैं। कोई फल दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई पत्ता झाड़ रहा है, कोई पत्ता ले रहा है, इस प्रकार के चलते रहते हैं, हमेशा हरा भरा दिखता है, इसे सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पे औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए सालाना। इसके अलावा भारत में मैक्सिमम पर किस प्रकार के वन है? तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। इसके अलावा इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इलियास खान का संबंध जो है आपका सितार वादन से है। इसके अलावा आजकल जो है सबसे ज्यादा सारंगी पूछता है, तो सारंगी का वाद्य यंत्र जो है सुकूर खान, सबरी खान, पंडित रामनारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, लतीफ खान, गोपाल मिश्रा, ये सब जो है आपके किसके हैं? तो ये सब सारंगी के हैं। सितार वादक में सबसे फेमस पंडित रविशंकर साहब, इनके बारे में पूछा जाता है। आपका ग्रैमी अवार्ड 1968 में पहली बार आपको इंडिया के लिए जीते थे ग्रैमी अवार्ड। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न भी दिए गए हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड भी पंडित रविशंकर साहब ही जीते हैं, ये भी जान लीजिए। अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर साहब की पुत्री हैं, ये भी आपके जो है सितार प्ले करती है। अरविंद पारेख साहब ये भी बजाते हैं। निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, बंदे हसन, ये सभी के सभी सितार के प्लेयर हैं। लच्छू महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, विजय घाटे, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी जो है तबला के प्रमुख वादकों में से हैं। और इस बार का जो है आपका जाकिर हुसैन साहब को पद्म विभूषण दिया गया है 2023 को। 6 आदमी में एक आदमी जाकिर हुसैन साहब भी शामिल है, ठीक है। तो दोस्तों ये
ये थे आज के क्लास नंबर 9। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ये पीडीएफ संबंधी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर 9372693225 इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है, आपको बता दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जो भी बच्चे बिहार की एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए जो है बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए कंबाइंड वीडियो सीरीज कल ही स्टार्ट कर दिया था। कल पहला वीडियो भी हमने प्रोवाइड करा दिया था और पहला पीडीएफ भी हमने डेमो के लिए फ्री रखा था, जो टेलीग्राम पे मैंने आज सवेरे ही दे दिया था। जो बच्चे इच्छुक हैं पीडीएफ देख लीजिएगा। और बिहार एसएससी वाले यानी बीएसएससी ग्रुप में जो है आप ऐड हो जाएगा मात्र 35 रुपया ऑनलाइन के माध्यम से, इसी नंबर पे पे करके, है ना। तो जो बिहार के लिए इंटरेस्टेड है वो ग्रुप में जुड़े, जो दिल्ली पुलिस के लिए इंटरेस्टेड है इस ग्रुप में जुड़े। तो जैसे भी हो सकते हैं, जो भी देख लीजिएगा आप। पीडीएफ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।